राधे राधे एवरीवन। आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? जल्दी जल्दी कैमरा ऑन करेंगे अपना अपना। जल्दी जल्दी कैमरा ऑन करेंगे। मीमांशा जी, कनल जी, सनी रंजन जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है अपना अपना कैमरा ऑन करें। वेलकम अनीता जी। अपना अपना कैमरा ऑन करें प्लीज। चलिए, आई थिंक कैमरा ऑन करने के मूड में नहीं है आप लोग, ऐसा ही नजर आ रहा है मुझे। हालांकि आप सबसे रिक्वेस्ट फिर भी रहेगी स्टिल कि अपना अपना कैमरा ऑन जरूर करें, क्योंकि कैमरा ऑन करके ज्ञान लेने की जो प्रवृत्ति है वो सबसे अच्छी रहती है। क्योंकि कैमरा ऑन करके जो आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं ना, वो पर्दे के पीछे रह करके नहीं कर सकते। ज्ञान लेना है तो सामने तो आना पड़ेगा ना। तो प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कीजिए। मैं शिवानी गुप्ता, डिवाइन हब की फाउंडर, आप सभी का स्वागत करती हूँ 2 दिन की निशुल्क वैदिक ज्योतिषीय मास्टर क्लास में। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, जो आप लोग इतने बिजी होते हुए भी मेरे वेबिनार में के मैसेज को देख करके क्लास में आए हो और इस फ्री मास्टर क्लास का हिस्सा बन रहे हो। आने वाले 2 दिन में आप लोगों को वैदिक ज्योतिष के बारे में ऐसी महत्वपूर्ण और व्यवहारिक जानकारियां प्राप्त होंगी जो कि आपके जीवन में एक नई समझ लेके आएगी, आपको ज्योतिषी के प्रति एक नई दिशा प्रदान करेगी। जैसा कि आप सब हमेशा जानते हो, डिवाइन हब का उद्देश्य यही रहा है कि हमेशा सनातन ज्ञान को, आध्यात्मिकता को और भारतीय संस्कृति से जुड़े प्रामाणिक ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंचा सकें। उसी के लिए आज हमने ये विशेष मास्टर क्लास का आयोजन किया है, जो आपको वैदिक ज्योतिष के बारे में ज्ञान प्रदान करेगी। तो प्लीज, अगर आप एक्साइटेड हैं ज्वाइन करने के लिए, तो अपना कैमरा ऑन कीजिए, चैट बॉक्स में यस लिखिए। आर यू एक्साइटेड? हमारे टीचर से मिलने के लिए एक्साइटेड हैं आप? चैट बॉक्स में एटलीस्ट यस 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 तो आना चाहिए ना, कि हाँ आप एक्साइटेड हैं। सम मोर यस। सम मोर यस, चैट बॉक्स में मुझे और यस चाहिए। चलिए, तो फिर आज की क्लास को लेने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं आचार्य कीर्ति कृष्ण जी। आचार्य जी पिछले 20 वर्षों से वैदिक ज्योतिषीय के क्षेत्र में अध्ययन, शोध और शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं और ये हजारों विद्यार्थियों को वैदिक ज्योतिषी का ज्ञान प्रदान कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात कि इनका सरल स्वभाव, सहज स्वभाव और इनके व्यवहार में शालीनता जो है, वो इस कठिन विषय को भी आसान बना देती है और आपको इस विषय को समझने के लिए बहुत ही साधारण सा, सरल सा रास्ता दिखाती है। तो डिवाइन हब की ओर से आचार्य जी आपका स्वागत करते हैं हमारे मंच पर। आगे की क्लास को आप संभालेंगे। आगे आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप इनको पढ़ाइए। राधे राधे जी सबको। आज हम आपको ज्योतिष के विषय में वह ज्ञान देंगे जो आपने वो टाइम से जाना है और समझा है, और आगे उसकी गहराई समझेंगे। अब हम शुरू करते हैं ज्योतिष के विषय में। वैदिक ज्योतिष एक ऐसा विषय है, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक इसका अनुभव चलता रहेगा। ये एक ऐसा ज्ञान है जब तक जैसे हम सृष्टि में अनुभव करते रहते हैं, ऐसे ही इसमें भी अध्ययन करते रहेंगे। ये एक ऐसा विषय है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। इसीलिए इस ज्योतिष विज्ञान को हम एक विज्ञान भी कहते हैं। ये एक, जैसे हम विज्ञान में नए नए अनुभव करते हैं, हमें जरूरत जैसे पड़ती है, सेम उसी प्रकार से ज्योतिष में भी हमारी नई नई समस्याएं, नए नए उपाय सब कुछ होते हैं ना, उनका अनुभव करते हैं। इसलिए 25 साल के अपने इस रहस्यमय अनुभव को मैं आपसे शेयर करूंगा। अब हम बहुत जल्दी
शुरू करते हैं ज्योतिष के विषय में। ज्योतिष जो है मेन 12 भावों का कमाल है। सबसे बड़े जो होते हैं उसमें 12 भाव होते हैं। उसके बाद 27 नक्षत्र होते हैं उसके अंदर। उसके बाद 12 राशियां होती है। तो 12 राशियों के बाद 9 ग्रह होते हैं। ऐसे ही जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक फैक्ट्री है, उसके अंदर पहले पावर प्लांट चाहिए होता है, वो भाव होते हैं। 27 नक्षत्र एक मोटर जैसे होते हैं। और एक जो मशीनरी होती है उसे हम राशियां कहते हैं। और जो ऑपरेट करते हैं सबको, वो ग्रह होते हैं। ऑपरेटर जो होता है ग्रह होता है। इसीलिए हमारी जो भी समस्याएं हैं, हमारी जो भी उलझने हैं, हमारा जो भी अंधकार है, उसको प्रकाशित ऑपरेटर के थ्रू आपको नए नए रास्ते दिखाए जाते हैं। और इस जीवन जीवन आत्मा का जो संबंध है, ये हम इसको ऐसे ही पार करते हैं। ज्योतिष एक ऐसा प्रकाश है जो आपके हर जगह पे जहां भी आप रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, वहीं पे आपको एक प्रकाश देकर, अपनी लहर देकर आपको आगे बढ़ाता है। इसीलिए इसको वैदिक ज्योतिष कहते हैं। वैदिक ज्योतिष में आपको बिल्कुल सरल, सिंपल समझाने के लिए हम आपको आपके लिए एक बहुत अच्छा विषय तैयार करके आए हैं। ये देखिए, जैसे 12 भाव हमने आपको बताए, 12 भाव वो इस प्रकार के होते हैं। जो पहले हमारे शरीर के विषय में बताता है, जहां पर आप एक नंबर देख रहे हैं, ये पहला भाव होता है जो हमारे शरीर के विषय में बताता है, हमारे विचारों के विषय में बताता है। ऐसे ही जहां पर 2 नंबर आप देख रहे हैं, ये धन भाव होता है। ये हमारी फिटनेस वगैरह के विषय में बताता है, हमारे कुटुंब का साथ बताता है। आचार्य जी, आपने कोई एक पर्टिकुलर स्क्रीन शेयर की है क्या, कोई कुंडली शेयर की है क्या? नहीं, मैंने एक फोटो शेयर की है मैडम। एक सिंगल फोटो नहीं है आपके, 10 फोटो वाला पूरा फोल्डर शेयर है अभी। अच्छा, वो आ रहा है। ठीक है मैडम। है मैडम। जी, अब आ गया, कंटिन्यू प्लीज। ये देखिए, ये पहला भाव है, इसे हम तन भाव कहते हैं। ये हमारे शरीर के बारे में, हमारी ऊर्जा के बारे में, हमारे विचारों के बारे विषय में बताता है। ये हमारा दूसरा भाव है, इसे हम धन भाव कहते हैं। इसे कुटुंब का भाव भी कहते हैं। तीसरा भाव जो है, ये हमारे छोटे भाई बहनों का और हमारा साहस का होता है। चौथा भाव जो है, हमारे माता पिता के सुख का, माता के सुख का। पांचवा भाव हमारी शिक्षा का होता है, ज्ञान का होता है। छठा भाव हमारे रोग, कर्ज, इस विषय में बताता है। सातवां भाव हमारा पार्टनरशिप बताता है, विवाह के विषय में बताता है। आठवां भाव हमारी आयु और जो भी रहस्यमय चीजें होती हैं उसके विषय में बताता है। नौवां भाव हमें भाग्य के विषय में बताता है। 10वां भाव हमें कर्म के विषय में बताता है, कैरियर के विषय में बताता है, राज्य के विषय में बताता है। तो 11वां भाव हमें लाभ के विषय में बताता है, किसी भी प्रकार का लाभ हो। तो 12वां विषय हमें खर्च और कल्याण के लिए बताता है। किसी भी विषय का कल्याण के विषय में जानने के लिए हम 12वां भाव देखते हैं। ऐसे ही ये 12 भाव होते हैं। ऐसे ही 27 नक्षत्र भी होते हैं।
27 नक्षत्र हमें भाव काम कैसे करते हैं, उनकी उपज कैसे होती है, उसके विषय में बताते हैं। 9 ग्रह, जैसे आपने सुना होगा, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। 9 ग्रहों में से 7 ग्रह हमारे मेन होते हैं, 2 ग्रह छाया ग्रह होते हैं। इनको छाया ग्रह इसलिए कहा जाता है, जैसे एक दिन और रात, जैसे एक बैक और फ्रंट। जो ग्रह हमारे बैक में है, एक उनके विषय में बताते हैं, और एक हमारे आगे जो है उनके विषय में बताते हैं, हमें आगे क्या करना है और पीछे क्या करना है। इसलिए जब हमारा जन्म होता है 1 से लेकर 6 तक, तो हम आगे की ओर देखते हैं। जैसे हमें विद्या, कुटुंब वगैरह सब ये हमें आगे दिख रहे होते हैं। जैसे हम 7वें भाव पे पहुंचते हैं, 7वां भाव हमारा बैक हो जाता है, उसके आगे सब कुछ बैक होता है, कुछ पता नहीं है। कैसे हमारी पत्नी आएगी, नहीं पता। सही है ना। कैसे हमारा अष्टम भाव में हमें उनसे क्या लाभ होगा, क्या कुटुंब होगा, हमारी पत्नी का कुछ नहीं पता। भाग्य हमें क्या रंग दिखाएगा, नहीं पता। कर्म का क्या फल होगा, नहीं पता। क्या लाभ होगा, नहीं पता। क्या खर्च है हमारे जीवन में, आगे क्या खर्च है, नहीं पता। छठे भाव में जैसे हमारा शरीर है, हमें दिख रहा है। दूसरा भाव हमारा कुटुंब है, कुटुंब हमें दिख रहा है, हमें क्या सहायता मिल सकती है, हम अनुभव कर सकते हैं ना, क्योंकि वो ज्ञान का भी है। तीसरा भाव हमारे भाई हैं, छोटे भाई बहन हैं, वो कैसे हमारे संग व्यवहार करते हैं, हमारी हिम्मत कैसे बनाते हैं, हमारे में उनको उनको हैंडल करने के लिए क्या क्या कला है, हमारे में क्या साहस है। चौथा भाव माता का, भूमि का होता है। सही है ना, वो भी हमें पता है अभी हमारी माता कैसी है, हम आगे हमें कैसा क्या सुख मिलेगा अपने कुटुंब वगैरह से। पांचवा भाव ज्ञान का है। तो जब आपको सुख मिल रहा है, सबको मिल रहा है, तो उससे अपने माँ बाप को अनुभव होता है भी हमारा बच्चा क्या कर सकता है, हमारा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। उसके बाद छठा भाव, जो रोग वगैरह हमें देना शुरू करता है, रोग हो गया, ऋण हो गया। पहले सबसे पहले रोग कैसे आता है, कि जैसे तनाव लेने, बच्चा तनाव लेना शुरू कर दिया बच्चे ने, या कुछ हो गया, तो स्वाभाविक बात है, ज्यादा टेंशन आनी शुरू हो जाए तो रोग आ जाते हैं। आदमी खुश रहेगा तो कभी कुछ नहीं होगा। तो वो सबको सामने दिख रहा होता है भाई, अगर आज हम ज्यादा चलेंगे, ज्यादा परेशान होंगे, ज्यादा चीजों को करेंगे, आगे बढ़ेंगे, वहां से दिखना शुरू होता है। पर सातवां भाव जैसे ही शुरू होता है, वहां पर आगे जो भी प्रॉब्लम होती है, वो कुछ नहीं पता उसका। वहां से आपका, इसीलिए उसको वहां से कहते हैं नया जीवन शुरू होता है। तो वो जीवन शुरू होने के बाद अंत पे जाके खत्म होता है। तो ये सब चीज, ये बहुत अध्ययन करने वाला विषय है। इसलिए भाव को, जिसने भाव को अध्ययन कर लिया, वो ज्योतिष का मेन रहस्य समझ गया। ज्योतिष का सबसे मूल जो है भाव है, क्योंकि भाव एक ऐसा भी है कि जैसे भाव होता है एक भूमि की तरह होता है। जैसी भूमि होगी, सही है ना, सारे फल आपको उसी हिसाब से मिलेंगे। जहां पर मान लीजिए, जहां पर भूमि में जल है, तो वहां पर आपको उपज, हरियाली, सब कुछ ज्यादा मिलेगा। जहां सूखापन है, सही है ना, वहां गर्मी ज्यादा मिलेगी आपको, वहां उपज आपकी कम होगी। तो इसी तरह से भाव का अध्ययन सबसे ज्यादा
मान्य है। उसके बाद नक्षत्र जो होते हैं, भाव को थोड़ा शॉर्ट करके भाव के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो नक्षत्र बताते हैं। नक्षत्र जो 27 नक्षत्र होते हैं उसके 4 चरण होते हैं। एक भाव के ऊपर 9 चरण बनकर एक राशि बनती है। उस राशि जो आपको पहले 9, इसको 9 तरह के चरण मिलकर जब एक राशि बनी तो 9 स्वभाव होते हैं एक राशि के अंदर। जैसे मान लीजिए एक अग्नि राशि, मेष राशि लेते हैं हम। मेष राशि के अंदर केतु का नक्षत्र आता है, और मेष राशि के अंदर शुक्र का नक्षत्र आता है, और सूर्य का नक्षत्र आता है। तो इसका मतलब क्या है, बंद मुट्ठी पहले, उसकी शुरुआत बंद से होती है, धीरे 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 करके उपज होती है। उसके बाद उसमें ऊर्जा आती है, और ऊर्जा के बाद अहम भाव, क्रोध वगैरह तब आता है। ऐसे ही हम सेम आगे जाके 12 राशियों के ऊपर चर्चा करेंगे, 27 नक्षत्र के ऊपर चर्चा करेंगे, और भाव को बहुत डीपली आपको समझाएंगे। जो जैसे आप ये चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट से आपको कुछ दिख रहे हैं, पर इनकी हम आपको गहराई में समझाएंगे। ये आपको इसलिए दिखाया गया जिससे आप कुछ नहीं, अगर किसी को बिल्कुल शून्य से हम शुरू कर रहे हैं तो ये बिल्कुल इसलिए हमने इसी हिसाब से डिजाइन किया है। और आपको यह जानकर भी बहुत अच्छा लगेगा कि हर भाव में कई प्रकार की फलित होते हैं। जैसे आपने लगन को अपना सेल्फ का मान लिया, आप अपने कुटुंब के किसी भी मेंबर के बारे में अगर देखना चाहते हैं तो आप उसको लगन बनाकर देखते हो। आप सुनते होंगे, समझते होंगे। जैसे हमें अपने पिता के स्वास्थ्य के विषय में देखना है, उनके विषय में देखना है, उनके किसी भी गहरे से गहरे विषय में आप देख सकते हैं। पिता के धन के विषय में देखना है आपको कि हमें इनका धन कैसा रहेगा, ये हमारे लिए कैसे रहेंगे। हमारे पिता के द्वारा हमें जो भी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं वो हमारे लिए कैसी रहेंगी, आप ये देख सकते हैं। और आप अपने पिता के लिए कैसे रहेंगे ये भी आप अपनी कुंडली से स्वयं देख सकते हैं। ये बहुत गहराई में है। आपको मैं ये कह रहा हूं कि आप जितना भी रिसर्च करेंगे आपके हर शब्द का, हर चीज का इसमें जवाब है। एक भाव के ऊपर 30 चीजों को कॉम्बिनेशन कर कर आप एक निर्णय पे पहुंचते हैं। बस वैदिक ज्योतिष एक थोड़ा सा डीपली विषय है, पर आप जब इसको जान जाते हैं तो आप इसकी बहुत अच्छी गहराई तक पहुंच जाते हैं। आप ये देखिए, जितने भी ज्ञान हैं सब वैदिक से निकले हुए हैं। इसलिए वैदिक ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो इसको समझ गया वो सब कुछ समझ गया। अगर आपको ये चीज, ये भाव समझ में आता है तो आप हमें कमेंट जरूर करें।
प्लीज कमेंट में लिख के बताएं आप लोगों को ये जो भाव आचार्य जी ने समझाए, भाव समझ में आए क्या? 12 भाव से क्या क्या हम देख सकते हैं? कमेंट में लिखेंगे प्लीज सभी। हाँ जी मैडम, दूसरा वो दिख रहा है जी, नक्षत्र पोस्ट। की गणना वाला दिख रहा है। तो आप ये इसको भी देख लीजिए, ये नक्षत्र गणना का पोस्ट है जी। जैसे हमने आपको मेष राशि का बताया, मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र होता है जिसके 4 चरण मेष राशि में कहलाते हैं। अब ये समझने का विषय है कि मेष राशि के अंदर जो 4 चरण हैं उनके स्वभाव अलग अलग है। हर चरण का स्वभाव अलग होने की वजह से उसका फल देने का और राशि के, जो राशि होती है उसके वातावरण का फर्क आ जाता है। आप समझते होंगे, देखते होंगे, भाई किसी ने आपको कुछ बताया, किसी ने कहा भाई आपका सूर्य जो है, एग्जाम्पल तौर पे मेष राशि के अंदर है और वो चौथे चरण में है, अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण के अंदर है। तो आप ये बताइए उसका फल कैसा रहेगा? उसका फल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है और 10 डिग्री के ऊपर, 10 डिग्री पे सबसे बेस्ट का होता है। लास्ट चरण सबसे बेस्ट होता है उसका। और आप ये सोचिए, मैंने आपसे कहा अश्विन नक्षत्र जो होता है बंद मुट्ठी, सही है ना, अपने अंदर से, जैसे वो जो अश्विनी नक्षत्र है उसका स्वामी केतु है, केतु के अंदर, केतु का सर तो है ही नहीं। अब उसके अंदर जैसे ही भरणी नक्षत्र की तरफ वो दौड़ता है तो उसमें उसकी ऊर्जा ऊपर तक आ जाती है। पर बलवान तो बहुत है ना, केतु बलवान बहुत है। सृष्टि का बार सबसे 12वें भाव का मालिक, 12वें भाव में अपनी ऊर्जा दिखाता है, 7 से 7 होता है ना। तो उसके बाद ही के राहु का काम शुरू होता है, नई उपलब्धि होती है, नया जन्म होता है। शुक्र क्या है? शुक्र ऊर्जा है, तेज है, और लास्ट में मणि नक्षत्र के 4 चरण जो है वो ऊर्जा बढ़ाते हैं, कि आदमी में इच्छा शक्ति को आगे बढ़ाते हैं। और कृतिका नक्षत्र के पहले चरण में ही सूर्य आते ही अपने रोप पर आ जाता है। जैसे एक राजा होता है, तो राजा जो होता है अपना राज्य जो है स्थापित करके उसे पूर्ण करके उससे संन्यास की ओर बढ़ता है। तो इसलिए उसमें संन्यास भाव जागृत होता है अगर लास्ट के चरण में सूर्य है। ऐसे ही हम आपको नक्षत्रों के विषय में अध्ययन जरूर कराएं।
आगे की क्लास हमारे मेन कोर्स में आपको इस तरह के अनुभव कराएंगे। अब हम राशियों पे आते हैं। राशियां भी 4 तत्व होते हैं राशियों में। 12 राशियों में 4 तत्व होते हैं। 3 तरह के स्वभाव होते हैं। हर राशि में 3 तरह के स्वभाव होते हैं। इसके विषय में भी हम आपको अध्ययन कराएंगे। जैसे मान लीजिए मेष राशि का चरण जो है, जो स्वभाव है, वो चल है। अग्नि, उस अग्नि तत्व की राशि है और उसका स्वभाव जो है चल है। दूसरी राशि जो है सिंह राशि स्थित है और धनु राशि दू स्वभाव की है। तो फायर तो दोनों में, तीनों में है, पर इनका स्वभाव चेंज होने से बहुत कुछ बदल गया। जैसे मेष राशि भड़कती हुई अग्नि है, सिंह राशि स्थित अग्नि है। जिसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे जो जमीन से ऊपर की ओर आती है। तो धनु राशि जैसे समझ लीजिए कोयले होते हैं, कोयलों की अग्नि होती है ना, वैसे है। कोयला, लकड़ी, इस टाइप की अग्नि है। तो धीरे धीरे नीचे ऊपर दोनों तरफ से लगती है। इस तरीके से हम 12 राशियों के तत्व और स्वभाव को समझेंगे। अब आप देखिए, ये सब चेंज हो रहा है ना, जो आपको दिख रहा है ना। जी आचार्य जी, चेंज हो रही हैं आपकी स्लाइड्स। जैसे देखिए मेष राशि के भी जैसे हमारे कारक तत्व होते हैं, भाव के कारक तत्व होते हैं, इसीलिए ग्रह के भी कारक तत्व होते हैं। जैसे भाव और ग्रह के जब कारक तत्व मैच करते हैं तो वे फल प्राप्त होने में आसानी होती है। जब भी उनका कॉम्बिनेशन मिलता है तो फल, उसके रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य सरकार का कारक है, सूर्य मान प्रतिष्ठा का कारक है, सूर्य राज्य का कारक है, अनुशासन को बनाने में उसका सहयोग है। तो इसीलिए आत्मा का पहला भाव, आत्मा के विषय में हम जब भी कोई चर्चा करेंगे तो सूर्य का हम पहले भाव से उसका संबंध जोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर उसका संबंध जुड़ता है किसी भी प्रकार से तो आप उसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। पिता का कारक, 10वें भाव में हम पिता को के लिए उसको जोड़ेंगे। 11वें भाव में हम ये जानेंगे, जैसे हम कोई नौकरी वगैरह या सरकार से हमें कुछ भी कैसे क्या प्राप्त होगा, या हम कभी नेता, राजनेता या बड़े अधिकारी जो बिल्कुल सरकार के बॉडी में होते हैं बिल्कुल। और जैसे छठा भाव, छठे भाव में जो भी हम प्रतियोगिता करते हैं, जो भी हम कंपटीशन करते हैं और उसका सम्मान प्राप्त करते हैं, वो हम छठे भाव से देखेंगे। सूर्य का संबंध छठे भाव से होगा तो आपको मान प्रतिष्ठा जरूर मिलेगी, शुभ योग से।
सूर्य राजा भी होता है। तो जैसे हमें राज संबंधित कोई बड़े, जैसे हमें मान लीजिए प्रधानमंत्री बनना है, तो उसके लिए हम 11वें भाव और 10वें भाव का कॉम्बिनेशन और 9वें भाव के कॉम्बिनेशन को फिलाते हैं। इसलिए जब इसका संबंध इन तीनों से बनता है तो आपको ऐसे गुण प्रदान करता है। इस तरीके से हम 9 ग्रहों को ऐसे ही फिला के देखेंगे। ये 12 भाव, ये 12 भाव जो है, ये राशियों के चेंज होने पर, राशियों के चेंज होने के ऊपर दिखाया गया है। ये 12 भाव में भाव के जब भी चेंज पन में आते हैं तब ये देखा जाता है। इसे हम राशियों के ऊपर फैलाएंगे 12 भाव। जैसे 12वां भाव में कौन सी राशि है, तो क्या वो हमें विदेश यात्रा कराएगी या नहीं, क्या वो हमें बाहर से कुछ सफलता दिलाएगी या नहीं, वो इनकी जब राशियों से कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमें राशियों के लिए देखते हैं। जैसे पहला भाव हो गया, पहला भाव हमें शरीर की बनावट, शरीर का रूप रंग देखना हो, हम पहले भाव शरीर का कारक है, पर उसके अंदर जब राशियां चेंज होती हैं तो हमारे शरीर का रंग, नक्शा वगैरह सब अलग दिखता है। तो हम इसको भी समझेंगे। एक योग कारक ग्रह होते हैं। योग कारक ग्रह वो ग्रह होते हैं जो आपकी कुंडली में जान फूंकते हैं। आपके कोई भी कुटुंब में, मान लीजिए आपके कोई कुटुंब की वजह से आपकी कुंडली, आपके प्रारब्ध की वजह से आपकी कुंडली में जान नहीं है, पर आपका योग कारक ग्रह उसमें जान फूंकता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर एक ग्रह लगन, लगन का भी मालिक है, और वही त्रिकोण का भी मालिक है, या उसका लगन से संबंध है, तो आपके शारीरिक और धन की और आपके बल की, उन तीनों को वह बलवान बना सकता है। आपके कुटुंब को, अपने कुटुंब में वह नाम रोशन कर सकता है। जैसे एक गरीब व्यक्ति का व्यक्ति, जो उसका पुत्र होता है वो आईएएस ऑफिसर बनता है, बड़ा नेता बनता है, बड़ा बिजनेसमैन बनता है। ये एक योग कारक का भी कमाल है इसमें। तो इसमें योग कारक ग्रह बहुत मायने रखते हैं। इसके विषय में भी हम आपको आगे चर्चा करेंगे। अब आप राशियों में, राशियों के स्वामी तो भाव कारक, भाव कारक और मारक, तो जो आपको पहले दिखाया योग कारक,
यह मेन ग्रह होते हैं। इनके संबंध से ही आप गणना का फल निकाल सकते हैं। इससे ही नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में आपको पता चलता है कितना जान है। इसके विषय में भी हम 12 के 12 भाव में उनकी स्वामी के विषय में आपको इसके विषय में भी बात करेंगे। अब आप देखिए राजयोग। हमारी कुंडली के अंदर राजयोग भी होते हैं। योग कारक योग और राजयोग में क्या डिफरेंस है? राजकारक वो होता है जो आपको राज्य प्राप्त होगा। योग कारक ग्रह वो होता है कि जो आपको अपने परिश्रम से बनाएगा। इसलिए कुल दीपक, कुल दीपक योग किसे कहते हैं? कौन को समझ सकता है ये? बताइए। आप लोगों को अनम्यूट करने की परमिशन है, जो भी बोलना चाहे अनम्यूट करके बता सकते हैं। कुल दीपक योग योग कारक ग्रह में कुल दीपक योग होता है। राजयोग में तो आपको राज्य प्राप्त होगा, जैसे पिता से, माता से, पत्नी से, या सरकार से, या किसी राजा से। और योग कारक ग्रह जो होता है कि आप एक गरीबी में रहकर भी आपने अपने कुटुंब का नाम बड़ा किया है। इसीलिए आपको मैंने अभी दिखाया, इसके पीछे चलते हैं। आपने ये देखिए योग कारक ग्रह कौन कौन से हैं? शनि, मंगल, शुक्र, यह योग कारक ग्रह है। शनि किसमें मशहूर है? परेशानियों में, दुख में, तकलीफों में। जब वहां से व्यक्ति राजा बनेगा तो बताइए भला अपने समाज का नाम रोशन होगा या नहीं होगा? ऐसे ही मंगल, मंगल जब योग कारक बनेगा तो वह अपनी ऊर्जा से, अपने बल से एक व्यापारिक या किसी भी फौज में, किसी भी तरीके के इसमें तो उसमें अपना नाम बनाएगा। शुक्र वैभव, जैसे जैसे मुकेश अंबानी जी है हमारे, मुकेश अंबानी जी हैं, उनका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, कुंडली से वो नहीं करे, एग्जाम्पल ले रहे हैं। उनके पिता धीरू भाई अंबानी ने संपत्ति को बनाया, उससे उन्होंने बहुत आगे तक पहुंचा दिया। तो ये भी एक कुल दीपक, इसलिए इसे कुल दीपक योग कहते हैं।
ये राजयोग से भी बड़ा योग। और कुल दीपक आप ये तो समझते ही हैं, कुल दीपक बनना कितना संघर्ष का काम है, ये भी आपको दिखा रहे हैं। कहीं कभी भी ऐसा नहीं सोचना भाई, कोई कहे भाई हमारे में आपकी कुंडली में तो योग कारक ग्रह है, मजबूत है बहुत। तो आप ये नहीं सोचना कभी भी कि सब कुछ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कुल दीपक बनने का योग है। कुल दीपक का योग कैसे देखेंगे आचार्य जी, वो भी बता दीजिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स को। कुल दीपक का योग मैंने आपको बताया कि एक चार केंद्र होते हैं और दो त्रिकोण होते हैं। जैसे ये देखिए, ये देखिए, नीचे उदाहरण से हमने यहां पर देखा है। जैसे ये चार केंद्र है और दो त्रिकोण, तीन त्रिकोण होते हैं। एक ग्रह मान लीजिए यहां पर आ गया और एक यहां आ गया। जैसे एक ग्रह की राशि यहां आ गई, दूसरी यहां आ गई, या ग्रह यहां पर आ गया, उसकी राशि यहां आ गई। तो ये राजयोग होता है, योग कारक योग होता है, सॉरी, इसे योग कारक कहते हैं। त्रिकोण और केंद्र का संबंध जब ग्रह का मिल जाता है तो उसे योग कारक ग्रह कहते हैं। ठीक है ना, योग कारक ग्रह आपके जीवन में आपको कुल दीपक योग बनाता है। पर आप ये बात हमेशा, मैं दोबारा इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आपको सब इस लोगों को समझना हो तो ध्यान रखें। योग कारक योग कभी भी आप इजी नहीं समझना। योग कारक योग वो योग है आपको तप कर सोना बनाता है। राजयोग आपको आपकी झोली में डाल देगा, आपको सब कुछ दे देगा। और कुल दीपक योग ऐसा नहीं होता। दोनों योगों में फर्क है। ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत आचार्य मैं जी सुष्मिता जी का क्वेश्चन ले लीजिए एक बार। जी बताइए। सुष्मिता जी अनम्यूट कीजिए, आप अपना क्वेश्चन बोल सकते हैं। सर नमस्ते सर। सर आपने जैसे बोला ये योग का, तो ऐसे मैं बोल रही थी कि जैसे कि हमारा कुल दीपक का जो ये योग देखा जाता है, अपनी जो परिवार की सम्मान कैसे बढ़ाते हैं और खुद की भी सम्मान जो कैसे मतलब बढ़ाएंगे, नेम फेम करेंगे, वो सब देखा जाता है। तो मैंने यही बोला, मतलब यही पूछ रहा था कि फिफ्थ लॉर्ड जहाँ स्वामी और नाइन्थ लॉर्ड की स्वामी एक जगह में संबंध बनाते हैं, तब इनकी कुल दीपक की योग बनती है। बिल्कुल और अगर लगन की दृष्टि और टेंथ हाउस की दृष्टि भी सर अगर आएगी, अगर शुभ दृष्टि आएगी, तब भी कुल दीपक की योग बनती है। बिल्कुल बिल्कुल बनता है। पर ठीक ये है सर। बात, ये बात और ध्यान से करना, योग जो होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, नक्षत्र एक राशि में सूर्य, आपको शुरू में मैंने एग्जांपल दिया, एक राशि के अंदर सूर्य 10 डिग्री पे परम उच्च का होता है। और अगर वह 30 डिग्री का है तो उसका स्वभाव बदल गया। ये दृष्टि से मैच करेंगे तो कुल दीपक योग जरूर होगा, लेकिन अब पर उसकी कैपेसिटी जो है वो स्लो रहेगी। लेकिन ये आगे हम मेन, जब भी हम क्लास में आपको इसके विषय में बहुत ऐसे ही गहरे रहस्य बताएं, ये अपने अनुभव आपसे पूरे शेयर करेंगे। पर इसमें आप ये मान के चलिए, कोई भी भाव हो, आप ये देखते हैं ना कि भाई सूर्य पहले भाव के अंदर बैठा हुआ है, पर फिर भी आदमी उस उसका एक पॉइंट है, या मेरा शरीर सही नहीं रह रहा,
सूर्य तो भाई ऊर्जा का मालिक है, फिर शरीर क्यों नहीं सही रहेगा? क्योंकि उसका जो मेन जो है वो 30 डिग्री पे आ गया, उसमें जिद, अहंकार, ईगो, उस वजह से उसका शरीर में दिक्कत आ। हाँ, पर ये जरूर है, वो शासन पूरा कर सकता है। उसका गुण क्या है? आप उसे ये कह सकते हैं भाई, लगन में उच्च का सूर्य है तो ये व्यक्ति शासक होगा। ये चीज आप बिल्कुल कह सकते हैं, पर ये गारंटी नहीं है आपका शरीर बिल्कुल ओके रहेगा। क्योंकि वो केतु के प्रभाव से निकलकर, शुक्र के प्रभाव से निकलकर अब मोक्ष की तरफ बढ़ रहा है। और जब जब राशि से दूसरी राशि में व्यक्ति जाता है तो मोक्ष के उसमें जब जाता है, जैसे संक्रांति होती है, संक्रांति में जैसे मोक्ष में जाता है तो उस समय बिल्कुल शून्य हो जाती है, अंधेरा हो जाता है थोड़ी देर के। तब वो नया राज्य जब करने जाता है तो नए राज्य के अंदर और ग्रहों को से जोड़कर कैलकुलेशन किया जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि सब चीजों को, इसीलिए वैदिक ज्योतिष, इसीलिए लोग थोड़ा सा इससे डरते हैं इसमें, क्योंकि बहुत गहराई में जाना पड़ता है। और ये डरने वाली चीज नहीं है। ये ये वो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये आप ब्रह्मांड का सबसे ऊंची विद्या है। आप कुछ भी ले लीजिए, इसके बिना कुछ नहीं आएगा। ये आत्मिक विद्या है। आत्मा के बिना कुछ होता है? आत्मा के बिना कोई चीज चल सकती है? आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो ये क्या है? ये आत्मा ही तो है। सांस अलग चीज हो गई, आपने सांस के पकड़ना कर ली, वो चीज अलग हो गई। जैसे आप देखते हैं, एक विद्या है सुर विद्या, वो सांस से हम लेते हैं ना, सांस से लेते हैं छोड़ते हैं। योग विद्या, सांस से, तो वो क्या है? वो आत्मा की उपस्थिति बताती है। किस उपस्थिति में? जैसे उसको आप कह लीजिए, आत्मा जो हो गई वो क्या हो गया? केंद्र हो गया, भाव हो गया, सॉरी, सही है ना? और जो हम सांस ले रहे और छोड़ रहे वो नक्षत्र हो गए। ऐसे ही आपको ना चीजों को, वैदिक ज्योतिष में आपको चीजों को ऐसे फैलाना आना चाहिए। अगर आप ये फैलाना सीख गए तो आपकी एक एक बात का आंसर बिल्कुल सही आएगा। पर हाँ जी। इस विद्या का क्या उपयोग है जीवन में? इस विद्या का जीवन में यही आपको, इस विद्या का जीवन में आपको हर क्षेत्र के अंदर आपके लिए उपयोग है। आप इसकी गणना से हर जीवन में हर चीज का, आप एक सांस का भी हिसाब इसमें निकाल सकते हैं। ये जीवन की आपकी बिल्कुल जीरो से समस्या लेकर एक मोटी से मोटी समस्या तक आपको प्रकाश दे सकती है, आपको गाइड कर सकती है। पर अगर कोई दुर्घटना है, कुंडली बता रही है, तो क्या मैं उसको रोक सकता हूँ? नहीं, अनहोनी को मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ? आप उसको रोक नहीं सकते, जी। पर उसका रूपांतर बदल सकते हैं। आप गिराव के हिसाब से उसका रूपांतर, उसको समझ सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। पर समय को कुछ नहीं किया जा सकता। समय को तो भगवान शंकर, राम, कोई भी नहीं रोक पाया। हाँ, पर रूपांतर किया जाता है। ज्योतिष के थ्रू राजदेव जी, जैसे कि कोई भी घटना अगर होने वाली है और आपको जी। पहले से
उसका आभास है कि वो घटना होने वाली है, आप जी उपाय के द्वारा उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसको कम कर सकते हैं। जैसे किसी का कोई बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, आप ज्योतिषी की से आपको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इसका एक्सीडेंट होने वाला है, आप जी उपाय करके उस एक्सीडेंट को छोटी सी खरोच में बदल सकते हैं। जो होना है वो तो होगा ही होगा, ठीक है, जी। लेकिन उसका असर कितना होगा उस असर को आप कम कर सकते हैं। आप भाग्य ये नहीं बदल सकते, लेकिन भाग्य में होने वाली जो परेशानियां हैं उनको 80% तक कम आप जरूर कर सकते हैं। रूपांतर कर सकते हैं, उनका जी रूप बदल के रूपांतर कर सकते हैं। और नंबर दूसरी बात ये भी है, आप ये देखिए, आपको ये पता है, आपको देखो बस पे सफर तो करना ही करना है। जी आपको अगर हिसाब से ये पता चल जाए, वैदिक ज्योतिष ये बता दे आपको कि आप जैसे ही दूसरे स्टेप पे पैर रखेंगे, जी सही है, तभी वहीं पे एक एक्सीडेंट होगा। सही है ना? इस टाइम के ऊपर इस टाइम पे आपको एक्सीडेंट होगा। तो आप जरूरी है कि आप बस पे सफर करें। बस पे सफर नहीं करेंगे भाई, एक्सीडेंट हुआ, पता चला कि उसका कुछ ना कुछ हिस्सा आप पे आ गया, आपने आपने पैर रखा ही नहीं। सही है ना? पर वो समय है, समय आपको जगह पे लेके जरूर जाए। उसने आपको बचा लिया। आप उपाय से, रेमेडी से, आपको जैसे बोल दिया भाई आप ये मंत्र जाप कर लेना, जब भी आप उस बस पे चढ़ो ना, इस मंत्र का जाप जरूर कर लेना। आप जितनी देर में मंत्र का जाप करें, 2 मिनट 4 मिनट लगाएंगे, इतनी देर में आप वो घटना हो जाएगी, आप उससे बच जाएंगे, आप घटना पूरी देख लेंगे। पर उसका हमारी कुछ बड़ी रुचि है सर इसमें, लेकिन मैं इसी पर आके रुक जाता हूँ कि मैं मदद नहीं कर सकता तो फिर क्या प्रयास करूं। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप एक बात बताइए, जब रोशनी दिख गई, एक अंधेरे अंधेरे कमरे में रोशनी दिख गई, आपको सब चीजें स्पष्ट दिख रही हैं, सही है ना? तो आप मदद कैसे नहीं जी कर पाए? हाँ, वो बात अलग है, आपका साहस काम नहीं कर रहा, आपकी हिम्मत काम नहीं कर रही, आपका मनोबल काम नहीं कर रहा, उसके लिए आप रेमेडी वगैरह करते हैं, रेमेडी करते हैं। सही है ना? तो वही तो चीजें आपको बचाती हैं। हाँ, ये जरूर है कि एक समय होता है, हर चीज का एक समय निश्चित है। जी। आप आप बाल बराबर, आपको मौका मिलेगा। सही है ना? तो उस समय आदमी का विश्वास, धैर्य वगैरह सबकी परीक्षा होती है। इसलिए आत्मिक जो आत्मा होती है, जो आत्मा है, आत्मा का टाइम निश्चित है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। शरीर में चेंज हो सकता है, सही है ना? आत्मा का चेंज नहीं हो सकता। आत्मा का कोई भी ऐसा वो रेमेडी नहीं है, कोई कुछ नहीं है जो आत्मा को चेंज कर दे। हाँ, आत्मा की मैंने आपसे क्या कहा, उसमें भाव, आपके कर्म, आपकी और चीजें जो है उसके रूपांतर को चेंज कर देती, उसका रूपांतर बदल। जैसे एक व्यक्ति होता है ना, जैसे मान लीजिए किसी का, कोई व्यक्ति मृत शैया से उठ के आया, तो आप देखते हैं ना उसका स्वभाव ही चेंज हो जाता है। जी देखा है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने उसके लिए रेमेडी वगैरह जो करके उसे बचा तो लिया, पर वो उसका आत्मा का पॉइंट चेंज हो गया। आपने अपनी अपनी इच्छा से, अपने उस मंत्र जाप से या कुछ भी करके, उसमें आपने दूसरी आत्मा के गुण उसमें डाल दिए। सही है ना? ये बहुत गहरा विषय है। आप कभी भी ऐसा ना सोचें कि भाई चीजें काम नहीं करती, ये नहीं है, बहुत सब कुछ काम करता है जी। आपको मैंने इसीलिए, आपको लग रहा होगा भाई आत्मा, तो आप कह रहे हो आत्मा, आत्मा का विषय, आत्मा का विषय आपने बोल दिया कि आत्मा को चेंज नहीं किया जा सकता। तो फिर व्यक्ति, मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है, आप कहते हो महामृत्युंजय जाप कराइए, महामृत्युंजय जाप कराया, आपने उसे बचा लिया, तो वो बच तो गया, वो कैसे बच गया? फिर आपके अंदर सवाल आएगा ना, आपके अंदर सवाल आएगा, जब आत्मा बिल्कुल, आत्मा का टाइम वगैरह सबको निश्चित है, तो बच कैसे गया? तो वो ईश्वर की उस मंत्र की कृपा से, उसे जपने वाले की कृपा से, उसे बचाने वाले की कृपा से, उन तीनों एनर्जियों को उसमें डालकर उसका रूपांतर चेंज हो गया। जैसे
जैसे चार तत्व होते हैं, चार तत्व में किसी भी चीज, किसी भी तत्व की कमी हो जाए, एक तत्व आपके शरीर से खत्म हो गया, क्या प्राण सुरक्षित रह पाएंगे? बताइए। नहीं। बस इसलिए अगर आपने उसका रूपांतर कर दिया, उसे कम, चाहे वो कम मात्रा में आपको मिला, पर आपके प्राण तो चलेंगे ना। कोई ना कोई तत्व जो है इनबैलेंस होगा, तभी तो बॉडी में, शरीर में, आत्मा में चेंजिंग आएगा ना। आपने उसको किसी दूसरे के उससे बोल दिया भाई अरे मेरा ये सहयोग है ऐसे, तो आदमी चेंज हो जाता है। इसीलिए आत्मा का नया जन्म कहते हैं। इसीलिए आत्मा की यात्रा जो है यही है कि हम कहते हैं ना कि भाई ये पिछले जन्म में ऐसे था, ये दुखी क्यों है जी, इसकी कुंडली तो बहुत बढ़िया है, फिर भी ये व्यक्ति दुखी क्यों है? तो वो पिछले जन्म की यात्रा जो उसने, आत्मा का जो भी उसने भार है, वो भार को भी उसे पूरा करना पड़ेगा। सही है ना? इसीलिए इसीलिए व्यक्ति को कहा जाता है कि ईश्वर का सबसे पहला, इसीलिए क्या धर्म है, हम जब भी हमारा जन्म होता है, हमारे पीछे माता पिता, हमारे जितने भी लोग हैं पीछे, वो हमें क्या सिखाते हैं, हमारे धर्म गुरु हमें क्या सिखाते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ है, उसका नाम ही सब कुछ है, क्योंकि आप पहले भी उसी नाम से बचे थे, और अब अगर ये समस्या है तो आप इसी नाम के द्वारा उसको पार करेंगे, कहते हैं ना। हाँ जी, कोई किसी का कोई क्वेश्चन? और आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझना कि ये बहुत गहरी चीज है, इसलिए इसमें कुछ कुछ आपको समझ नहीं आए। आप इस यात्रा में अपने मनन से अगर जो समझ पाएंगे, ज्योतिष में आप सबसे अगर सीखने वाले जो भी हैं, सीखने वालों के लिए बताते हैं पहले, जो सीखने वाले हैं, सीखने वाले को हमेशा अध्ययन करते रहना पड़ेगा। जैसे हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े ऋषि मुनि हमेशा अध्ययन करते रहते हैं। बिना अध्ययन के सीखने के लिए अध्ययन आवश्यक है। सही है ना? तभी ये गहरा है, और इसमें कोई गहराई नहीं है, ऐसी गहराई नहीं है कुछ। आप आप ऐसा मत सोचना इसमें बहुत कुछ है, ऐसी गहराई नहीं है, केवल अध्ययन अध्ययन की चीज है, वैदिक ज्योति अध्ययन का है। बाकी आपके जो प्रश्न है, आपको जैसा उत्तर चाहिए वैसा उत्तर आ जाए। हाँ जी, कोई किसी का क्वेश्चन हो तो बताएं। किसी का कोई हाँ, क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नहीं है आचार्य जी, क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार वो आप उनको लिस्ट इनको बता दीजिए, जो हमारी क्लासेस आने वाली है, क्लासेस में हम क्या क्या पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा और आगे एक चीज और कर देता हूँ, क्लियर। जी ठीक। इसके बाद एक होता है जी धन योग। आपने योग कारक योग समझा, राजयोग समझा, एक होता है धन योग। धन योग क्या होता है? धन योग होता है बुद्धि के, विवेक के द्वारा, बुद्धि और विवेक के द्वारा जो भी रिजल्ट किया जाता है उसे धन योग कहते हैं। क्योंकि हम कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी बुद्धि और विवेक के द्वारा कर रहे हैं।
कोई विद्या हासिल कर रहे हैं तो उसमें भी बुद्धि और विवेक का कमाल है। किसी चीज का लाभ करा रहे हैं या कर रहे हैं, वो भी बुद्धि विवेक का काम है। अपने शरीर की रक्षा कर रहे हैं कि आपको जैसे शरीर की रक्षा करे, वो भी बुद्धि विवेक का काम है। किसी भी चीज की रक्षा करना और उसको बढ़ाना, उसका उपयोग करना, उसे धन योग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे लगन के हिसाब से देखते हैं, अगर ये योग हम लगन से देखते हैं, ये मैं आपको ये इसलिए ही बता रहा हूं जिससे मैं आपको बता दूंगा कि हम आपको आगे क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, धन क्या क्या होता है। हम आपको अपने अनुभव भी शेयर कर देंगे। आप ये देख रहे हैं फोटो पे, धन योग क्या होता है? धन, गिफ्ट, पुरस्कार, सही है ना? आप इन चीजों में देख रहे हैं, इसके आप स्वामी देख रहे हैं योग कैसे बनते हैं, पर हम आपको उनकी गहराई में, आपको उनकी गहराई के पार्ट भी आपको सिखाएंगे। हम आपको धन के विषय में भी बताएंगे, धन क्या क्या होता है। क्योंकि व्यक्ति जो है एक ही चीज के पीछे कैसे, कोई व्यक्ति कहे मैं धन, धन योग है मेरी कुंडली में, वो धन प्राप्त करके भी जब उसकी बुद्धि और विवेक उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं करा रहे, तो वो धन प्राप्त करने का क्या लाभ? तो कोई किसी कुंडली में मान लीजिए धन योग है, उसमें बुद्धि का उपयोग करने का योग है, पर उसके पास कैश नहीं है, कैश फ्लो नहीं है, तब वो व्यक्ति कहता है मेरी बुद्धि का क्या लाभ है? तो वो कॉम्बिनेशन को समझकर, मैंने आपसे क्या कहा, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष अंधकार को दूर करने वाला प्रकाश है। भ्रम कहाँ पैदा होता है? जहां मैं आपको कह दूं सिर्फ जी आपके धन को बढ़ाएं। धन योग का मतलब हो गया आपको धन, धन ऐश्वर्य गाड़ी वगैरह ये मिलेगा, गलत हो जाएगा ना। वैदिक ज्योतिष ये बताता है, ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, ये बात आप समझना, सरलता से उस बिल्कुल समझना, ये कंफ्यूजन नहीं है, ये सही एनालिसिस है। इसको ऐसे समझना होगा। मान लीजिए किसी की कुंडली में बुद्धि योग, बुद्धि धन योग है, तो वो व्यक्ति अपने परिश्रम से दूसरे को धन दिला सकता है, उसे कामयाब कर सकता है, और उसके बदले में उसे धन प्राप्त होता है। पर वो अपनी वो कहे नहीं मेरी तो यार, मेरे तो मैं धन योग है, मेरे पास धन तो आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। अरे भाई तुम उसका उपयोग भी तो नहीं कर रहे, आप उसे मार्गदर्शन करोगे ना, भाई इसका उपयोग ऐसे कीजिए। कोई व्यक्ति ऐसा है भाई अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहा, उसने बस उसने अपने दिमाग में धन योग, आपको मैं आगे दिखाऊंगा धन योग कौन कौन से ग्रह बताते हैं, उनके फिर लक्षण बताकर ना आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए शनि दूसरे भाव और 11वें भाव का संबंध बनाते हैं, तो ये धन योग है। तो आप ये बताइए ये धन योग तो है, पर आप ये बताइए शनि देव का स्वभाव कैसा है? वो आपके हाथ में लाके धन की बोली पकड़ा देंगे? कभी नहीं पकड़ाएंगे। उनका स्वभाव है आपको परिश्रम कराना, आपको रिगड़ना, वो आपको रिगड़ के धन प्राप्त कराए। मंगल है, मंगल क्या है? अगर आपका धन योग बना रहे हैं तो आपको तपाकर अपनी ऊर्जा का धन प्राप्त कराए। और ये भी देखना होगा
कि बैठे कहाँ पर है, धन योग बना कैसे रहे हैं, उनका संबंध कैसे बन रहा है। मैंने अभी आपको दूसरा और 11वां बताया। दूसरा भाव धन का है, जो इजी धन, जो अपने परिवार से, कुटुंब से, इधर उधर से जो प्राप्त होता है उसकी, जैसे कोई बिजनेस है अपने परिवार में दे दिया, तो लाभेश भी आपका प्रबल है, तो वो धन ही हो गया, आपने उसको बढ़ा दिया। तो अगर बाई चांस का संबंध किसी और ग्रह से है, कुछ है, तो वो आपको कहेगा भाई ये भी करना पड़ेगा साथ में। तो वो इन चीजों को भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि हम आपको पहले भाव के विषय में बताएंगे, हम आगे आपको क्लास में भाव के विषय में बताएंगे, नक्षत्र की गणना के विषय में बताएंगे, राशियों के तत्व और उनके स्वभाव के विषय में बताएंगे, गिराव के विषय में, कारक विषय में बताएंगे, 12 भाव के राशियों के प्रभाव बताएंगे आपको, योग कारक ग्रहों के विषय में आपको जानकारी देंगे, इजी भी और मुश्किल भी। ऐसा नहीं है मुश्किल है मुश्किल, इजी भी और मुश्किल। बस आप ये बात ध्यान रखें कि जो जो जिस टाइप का है वो उस टाइप से उसे लिए। आप ये देख रहे हैं नीचे 3 तरह के उदाहरण दिए गए हैं। इसका मतलब भी यही है, एक इजी, थोड़ा मुश्किल और बहुत मुश्किल। हम आपको तीनों उदाहरण देंगे। हाँ जी। उसके बाद हम आपको कारक, मारक और लग्नेश, उसके विषय में बताएंगे, राशियों के विषय में बताएंगे। कारक के विषय में बताएंगे, राजयोग बताएंगे आप, राजयोग के आपको जैसे सहयोग दिए हैं इनके विषय में आपको बताएंगे। देखिए नीचे तो पूर्ण रूप से इजी तरीके से भी बिल्कुल समझाएंगे। ऐसा नहीं है आपको खाली मुश्किल तरीके से समझेंगे, इजी तरीके से। देखिए पोस्ट आपके लिए ही बनाए गए जिससे आप इसको इजी तरीके से आप समझ सको, मोटे मोटे तौर पर आप समझ सको। ऐसे ही आपको दशाओं के वगैरह में बताएंगे, आपको इनका कॉम्बिनेशन करके आपको फलित करना बताएंगे। हाँ जी, कोई किसी का और कोई क्वेश्चन? हाँ जी मैडम। जी सर। हाँ जी, कुछ और कोई जानना चाहे, कोई स्टॉप किसी का शेयर कर ऑप्शन? दीजिए सर। सर स्क्रीन स्टॉप हाँ जी। शेयर कर दीजिए प्लीज। तो आप में से कौन कौन ऐसा है जिसको इंटरेस्ट है कि हाँ हमें ये क्लास सीखनी चाहिए? कौन कौन क्लास को सीखना चाहते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में यस लिखें, जिससे कि मैं आपको आगे की डिटेल्स दे पाऊं। वैदिक ज्योतिष को कौन कौन सीखना चाहता है, कमेंट बॉक्स में यस लिखें प्लीज, विद योर फोन नंबर, अपने फोन नंबर के साथ लिखेंगे। रश्मि जी, डॉक्टर शष्मिता जी प्लीज अपने फोन नंबर के साथ लिखिए। मोनिता जी फोन नंबर लिख दीजिए प्लीज। अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ प्लीज चैट बॉक्स में यस लिखेंगे, जिन जिनको भी लगता है कि हाँ हमें वैदिक ज्योतिषी सीखनी चाहिए।
ओके ओके मोनिता जी, मैं चैट को प्राइवेट कर देती हूँ, डोंट वरी। चैट को हम प्राइवेट कर देते हैं। चलिए मोनिता जी, चैट प्राइवेट हो गई है, सिर्फ मैं ही आपकी चैट को देख पाऊंगी। आप अपना नंबर यहाँ लिख सकते हैं अभी से। ठीक है, और किसी को आपका नंबर नहीं दिखेगा। चलिए, मैं आप लोगों को डिटेल शेयर कर देती हूँ फॉर द क्लास। आचार्य जी स्टॉप शेयर कर दीजिए आप प्लीज। मैंने कर दिया है, ठीक है जी। हमारी ये जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं वैदिक ज्योतिषी का, ये बेसिक कोर्स रहने वाला है, जिसमें की जो कंटेंट है वो आपको आचार्य जी ने बड़ी डिटेल में समझाया है। इस कंटेंट के बारे में आप लोगों की क्लासेस रहेंगी, 21 डेज का ये आपका कोर्स रहेगा। क्लासेस होंगी हफ्ते में 4 दिन, मंडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। 4 दिन आपकी क्लासेस रहेंगी, जिसका टाइमिंग रहने वाला है शाम को 5 बजे। टोटल फीस फॉर द कोर्स इज 5100, 5100 रुपये इसकी टोटल फीस है, जिसकी पेमेंट आप कर सकते हैं 7669203962 पर। इस नंबर पर पेमेंट करके आप अपने एनरोलमेंट करवा सकते हैं। एनरोलमेंट के लिए आपको टोटल 5100 नहीं देना है, आप 1100 पे करके अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। रिमेनिंग अमाउंट एक हफ्ते के बाद आप पे कर सकते हैं। क्लासेस में क्या आपको पीडीएफ मिलेगी? यस, आपको पीडीएफ मिलेगी। रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम के लिए मिलने वाली है, सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है। तो जो भी आप इंटरेस्टेड हैं प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा अगर आप बारकोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो दिस इज द बारकोड, आप बारकोड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट यू कैन पे थ्रू द बारकोड ऑल्सो। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार। मैं ये जानना चाह रही थी कि ये वैदिक जो कोर्स है आपका ज्योतिषी का, तो ये 21 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा या इसमें मतलब कुछ आप विषय पढ़ा रहे हैं? बेसिक कोर्स, बेसिक कोर्स। अच्छा बेसिक वैदिक, रहेगा ये। अच्छा मतलब वैदिक वैदिक ज्योतिष का पूरा कोर्स कंप्लीट होगा 5100 में? नहीं 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 नहीं, आर के आई जी, पहले आप अपना नाम बताइए प्लीज, आपका आर के आई लिखा हुआ आ रहा है। एक्चुअली मेरा ये चैट ऑप्शन पता नहीं चल नहीं रहा, तो मैं यहाँ से चैटिंग नहीं कर पा रही नहीं हूँ। नहीं, आप अपना नाम खाली बोल के बता दीजिए। मेरा नाम राखी है, राखी। जी, राखी जी देखिए, जो वैदिक ज्योतिष का कंप्लीट कोर्स होता है वो 3 साल का कोर्स होता है, जिसे कि आचार्य पद्धति का कोर्स माना जाता है, जिसमें कि आप बहुत ही डिटेल में सब कुछ सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो 21 डेज का आपके लिए क्लासेस आई हैं, ये आपका बेसिक कोर्स रहने वाला है, जिसमें जो आपको कंटेंट आचार्य जी ने बताया, जैसे कि 12 भावों की जानकारी, 12 राशि के विषय में जानकारी। इसके अलावा आप कौन सी राशि, किसका क्या स्वभाव है, उस राशि से आप क्या देख सकते हैं, ग्रहों के सिग्निफिकेटर क्या होंगे, कौन से ग्रह से आपको क्या क्या चीजें पता चलेगी, कौन से भाव से आपको क्या चीजें पता चलेंगी, कौन कौन से नक्षत्र रहते हैं, नक्षत्रों से आप क्या क्या जानकारी निकाल सकते हैं, वो आपको बताया जाएगा। कौन कौन से ग्रह आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह बन रहे हैं, जो आपकी कुंडली में अच्छे योग या बुरे योग क्रिएट कर रहे हैं, किस किस तरह के योग होते हैं वो आपको बताएंगे। साथ ही साथ राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है या नहीं बन रहा, धन योग बन रहा है नहीं बन रहा, कैसे इन योगों को देखा जाता है, ये सारी जानकारी आपको इस क्लास में दी जाने वाली है। लेकिन अगर आप कंप्लीट कोर्स की बात करें तो वो कंप्लीट जो होता है वो 3 साल का कोर्स होता है। अच्छा, जी, तो 3 साल का सर कोर्स करवाते हैं क्या?
3 साल का जो कोर्स है, पहले आपको बेसिक कोर्स में इनरोल होना होगा। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको धीरे धीरे लेकर के आएंगे। यहाँ पर हम जो करेंगे, देखिए, लगन कुंडली होती है एक, इसके बाद नवमाश कुंडली होती है, चंद्र कुंडली होती है, D2 होता है, D4 होता है, D7 होता है। इस तरीके से करके षोडश वर्ग में 16 चार्ट होते हैं। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, D1 के बारे में हम पढ़ेंगे। D1 के बारे में जो चीजें होती हैं वो आपको आचार्य जी बताएंगे क्लास में। लेकिन इसके बाद आपके लिए धीरे धीरे और कोर्स लेकर के आएंगे, जिसमें आपको D2 की जानकारी, D4 की जानकारी, आगे के जो स्टेप्स रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। ओके। क्योंकि ठीक ना है। आप मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। जैसे हम शुरू से लेकर किसी भी विषय में हम शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ते हैं, तो हम एक कोर्स को कैसे पूरा करते हैं। जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट क्लास में हैं, तो हमने फर्स्ट क्लास में सबसे पहले हम ABC के विषय में तो समझ लें। उसका सेकंड चैप्टर आता है उनका कॉम्बिनेशन। सेकंड चैप्टर में जो शब्द बना के सिखाते हैं ना आपको, हम ये चीज ऐसा है ना, ये ABCD तो है नहीं, सही सही है है। ना। तो मैं आपको उस विषय से आपको इसलिए आपको गहराई लग रही है, तभी हमने उसको 3 भाग में इसलिए बांट दिया है, हम्म इससे आपके लिए इजी हो जाए। तो हम्म आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे आपने ये देखिए, आचार्य आचार्य की जब पोजीशन पे आते हैं, तो आपको अपने आप ही ज्ञान होना शुरू हो जाता है। जो इसके बड़े कोर्स है ना, उनमें अपने आप ही आपको ज्ञान हो जाता है, आभास हो जाना शुरू हो जाता है। हम्म आप क्योंकि ना उस समय यूनिवर्स से बिल्कुल जुड़ जाते हैं, आपको ना बहुत सी विद्या अपने आप आनी शुरू हो जाती है। आप अपने आप सबको समझना शुरू कर, अभी आपको ये सुनने में समझने में आपको बहुत लोग सीख रहे हैं, बहुत लोग सीखते आ रहे हैं। किसी ने 2 साल सीखा, किसी ने 4 साल सीखे, फिर भी उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही, ऐसा है ना। फिर भी वो सीखने की ललायत में है। हम्म तो आप जब एक विषय को धीरे धीरे स्टेप बाय समझेंगे, हमेशा ये बात हमेशा ध्यान रखो, स्टेप इसीलिए बने हैं कि जितना स्टेप पे आपको दिया जा रहा है उसको आप उसके ऊपर ध्यान लगाएं और अपने आप को उसमें ही उत्तीर्ण करें। ठीक है राखी जी, आई थिंक आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है। जी। ठीक है आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। कल भी हमारी ये क्लास रहने वाली है। जितना हमने आज पढ़ा है, इससे आगे की चीजें हम क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो कल 3 बजे फिर से हमारी मास्टर क्लास चालू रहेगी, और आप सब इस क्लास में जुड़ करके और ज्यादा अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो आप आप सब सबने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद everyone। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग वैदिक ज्योतिष के विषय में भी जानने के इच्छुक हैं और आप उसे गहराई से समझना चाहते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। सर एक क्वेश्चन था, पूछूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। सर तो क्या इसमें ये जो कोर्स है उसमें D1 चार्ट हम अच्छे से पढ़ना सीखेंगे, या फिर वो भी जो है वो डिटेल क्लास में होगी? नहीं नहीं, फिर मैं आपसे ये चीज करूँ, मैं आपको हर चीज के विषय में इन 2 क्लासों में आपको मेन मेन आपको बता देंगे गहराई क्या है। नहीं नहीं नहीं, आचार्य जी वो पूछना चाह रहे हैं, जो बेसिक कोर्स में अगर ये इनरोल करते हैं, तो इनरोल करने के बाद D1 चार्ट से जितनी प्रिडिक्शन हो सकती है, क्या ये सारी कर पाएंगी? बिल्कुल कर पाएंगे जी, बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है रश्मि जी, D1 चार्ट के बारे में जितनी नॉलेज होती है वो सारी आपको आचार्य जी देने वाले ओके बिल्कुल कर। सर। ओके मैम, ओके सर। ओके, थैंक यू सर। हैं। ओके जी। राधे राधे एवरीवन, मिलेंगे आप लोगों से कल 3 बजे।